नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम ले आए हैं आपके लिए 1 से 15 फरवरी का अंक। दोस्तों, केंद्र सरकार ने परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर किसानों की आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब कृषि सशक्त और किसान समृद्ध हो। अन्नदाता की मेहनत, नीति की स्पष्टता और तकनीक के समन्वय से आज भारतीय कृषि एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। इस 1 फरवरी को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले सबसे बड़े कदम पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी संदर्भ में कृषि और किसान कल्याण की 11 साल की परिवर्तनकारी यात्रा ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में संथाल विद्रोह के नायक तिलका मांझी, फ्लैगशिप में पीएम सूर्य घर योजना, वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता की कहानी, सोमनाथ और काशी तमिल संगमम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आलेख सहित पखवाड़े भर के उनके कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर 11 फरवरी को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन और बैक कवर पर 1 फरवरी 2026 को भारतीय तट रक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है। दोस्तों, भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। देश की आजादी की लड़ाई का पग पग, इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक नायक थे तिलका मांझी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज्यादतियों के विरुद्ध संघर्ष किया और विदेशी हुकूमत के विरुद्ध संग्राम का बिगुल फूंक दिया। वो भी तब जब अंग्रेजों के खिलाफ कहीं कोई विद्रोह की बात नहीं हो रही थी। 1857 की क्रांति से भी पहले 1748 में संथाल में उनके नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया। वो ऐसा समय था जब अंग्रेज किसी न किसी तरह से अपना विस्तार करते जा रहे थे। मां भारती को धीरे धीरे जंजीरों की बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास कर रहे थे। 11 फरवरी 1750 को बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज में एक संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी ने अपनी बहादुरी के बल पर न केवल अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, बल्कि अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया। मांझी का असल नाम जाबरा पहाड़िया बताया जाता है। कहते हैं कि तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया था। एक बार एक अंग्रेज ने इनकी घूरती लाल आंखों में देखा था। दरअसल पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ गुस्सैल और लाल आंखों वाला व्यक्ति होता है। दस्तावेजों में ये उनकी पहचान बन गई और इतिहास में तिलका नाम अमर हो गया। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले तिलका मांझी ने अंग्रेजों के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया, न ही कभी झुके और न ही डरे। संथाल आदिवासी तिलका मांझी ने 1857 की लड़ाई से तकरीबन 80 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ धनुष बाण के दम पर ही विद्रोह छेड़ दिया था। उन्होंने आदिवासियों को एक सेना के रूप में संगठित किया और 1784 में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने समुदाय के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोषागार पर छापा मार दिया था, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया, बल्कि संघर्ष से संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। 29 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तिलका मांझी को याद किया था। उन्होंने कहा था कि भारत वर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। साथ ही 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर भी उन्होंने कहा था कि इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य अवसरों पर भी तिलका मांझी को श्रद्धा पूर्वक नमन किया है। इस अंक की व्यक्तित्व की कड़ी में तिलका मांझी की कहानी पढ़ी जा सकती है। G20 जैसी प्रभावशाली संस्था हो या वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान की अध्यक्षता, भारत ने पिछले 1 दशक में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। अब इस कड़ी में एक नई उपलब्धि और जुड़ने वाली है।
भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर ब्रिक्स सहयोग का एक अहम मंच है। ये ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को मजबूती देता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में करीब 40% का योगदान है। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली ब्रिक्स का थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और विकास के लिए निर्माण रखा गया है। ब्रिक्स 2026 की आधिकारिक वेबसाइट btovd2026.gov.in को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लॉन्च किया। इस बार सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूत करने पर बात होगी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, जिम्मेदार एआई इनोवेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। मूल सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। नए शामिल देशों में सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया हैं। ब्रिक्स 2026 से जुड़ी विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। सोमनाथ केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत निरंतरता का प्रकाश स्तंभ है, जो अपनी आस्था, अटूट जीवटता और एकता के संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित करता आ रहा है। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर पर ध्वज लहरा रहा है, जो दुनिया को भारत की ताकत और भावना की याद दिलाता है। गजनी से लेकर औरंगजेब तक जब तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो समझ नहीं पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है, जो कल्याणकारक है और शक्ति का स्रोत भी। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए आतताई आज इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं, और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर प्रधानमंत्री का संबोधन और प्रधानमंत्री के विशेष आलेख अटूट आस्था के 1000 वर्ष को विस्तार से पत्रिका में शामिल किया गया है। भारत की युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। ऊर्जा, नवाचार और नेतृत्व क्षमता से भरपूर युवा आज न केवल अपना भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र की दिशा भी तय कर रहे हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 युवा विचारों के मंथन, नेतृत्व के उदय और विकसित भारत के निर्माण का सशक्त मंच है, जहां वो देश के विकास एजेंडे का हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि इस संवाद के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा कि आपके सामर्थ्य, टैलेंट, एनर्जी से खुद भी एनर्जी पाता हूँ। वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, ये यात्रा भारत के लिए ही नहीं, बल्कि युवाओं के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और उन्हीं की प्रेरणा से भारत ने इस दिन को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए चुना है। बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि यहाँ के देश के विकास की दशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्रेशन, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में हुई मुख्य बातें पत्रिका में पढ़ी जा सकती हैं। युवाओं के सामर्थ्य पर प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास कितना मजबूत है, आइए उनके शब्दों में सुनते हैं। साथियों, मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी। हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नए स्कीम्स बनाए। यही से स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ने भारत में असली गति पकड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फंड्स ऑफ फंड्स, टैक्स और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए गए। ऐसे सेक्टर जहां पहले सिर्फ सरकार की सब कुछ थी, सब कुछ उसी की चलती थी,
उनको युवा इनोवेशन, युवा एंटरप्राइज के लिए ओपन किया गया। इसका जो प्रभाव हुआ वो भी एक अलग ही सक्सेस स्टोरी बन चुका है। भारत प्रकृति से मिलने वाले सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल कर हरित भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। समय से पहले 100 गीगावाट और ऊर्जा का आंकड़ा पार करने के बाद 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। परिवार और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की इसी कड़ी में शुरू प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की कल 13 फरवरी को दूसरी वर्षगांठ थी। ये योजना भारत की सौर क्रांति का नेतृत्व कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की आत्मनिर्भरता यात्रा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक क्रांतिकारी पहल है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को करते समय अपील की थी। आइए सौर ऊर्जा की प्रगति को निरंतर बढ़ावा दें। मैं सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें। इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का नतीजा है कि 75,021 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ शुरू इस योजना में न सिर्फ 55 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया, बल्कि 21 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम भी लगाए जा चुके हैं। इसके लिए 8 लाख से अधिक लोगों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, 3 गीगावाट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक कि आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावाट पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। श्रोताओं, पीएम सूर्य घर योजना ने न सिर्फ लाखों घर में सौर ऊर्जा सुलभ और किफायत बनाई है, बल्कि 1 करोड़ सौर ऊर्जा संचालित घरों के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। बिजली की लागत कम करने के अलावा ये योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, जिससे ये भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी विस्तार से पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।